हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि फ्राइडे में हमारे डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कंपोनेंट की फर्स्ट वीडियो आ जाएगी, बट फ्रेंड्स जैसे कि आप मेरी आवाज़ से देख सकते हैं, तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी समझाऊंगी, साथ ही साथ मैं आज आपको सिलेबस में से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो भी कवर करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी होंगे मैं आपको टॉपिक वाइज वो बताती हुई चलूँगी कि कैसे कैसे टॉपिक्स इसमें या फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कंपोनेंट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा फर्स्ट टाइम दिया है आईएलटीएस वालों ने कि जी हमारा 20 मार्क्स का ये डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कंपोनेंट आता है। ठीक है जी, 20 मार्क्स का है, इट मीन्स कितने क्वेश्चन होंगे? 20 ही क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो सिलेबस है ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? सभी के लिए है। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ आईएलटीएस, चाहे आपने एचआई से फॉर्म फिल किया हो, चाहे आपने वीआई से किया हो, चाहे आपने आईडीडी से किया हो, ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें 2 पार्ट्स बनाए हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, लाइक पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो सभी डिसेबिलिटी वालों को, चाहे किसी ने किसी भी स्पेशलाइजेशन से अपना फॉर्म फिल किया हो, ये सभी को के लिए ही इम्पोर्टेंट है, सभी को ही ये देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसका जो पार्ट बी अगर हम लेके चलते हैं, पार्ट बी में आपका स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, आपने एचआई से किया है, वीआई से किया है, तो ये सारी स्पेशलाइजेशन आपकी आ सकती है। ठीक है, आप इसमें अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, पार्ट ए हमें आज शुरू करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट ए में मैंने क्या क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट रखा है जो कि आपसे पूरी संभावना है कि पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहला पॉइंट हमारा देखिए, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी स्पेशलाइजेशन रिलेटेड अगर हम पेपर देते हैं इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, तो आपको 3 वर्ड जो है बहुत कॉमन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है? नहीं ना, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम किसी को हैंडीकैप बोल देते हैं, किसी को डिसेबल बोल देते हैं, किसी को इम्पेयर्ड बोल देते हैं, बट हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। और अगर हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो हम क्वेश्चंस में गलती कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पेयरमेंट, हानि, इम्पेयरमेंट को हम क्या बोलते हैं? हानि। हानि को एक शब्द से और जाना जाता है जिसे कहते हैं क्षति, किसी चीज़ की कमी हो जाना, क्षति हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटी, जिसमें एबिलिटी की कमी हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षमता। ठीक है जी, क्षमता काम करने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता है उसमें, और अक्षमता डिसेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, हैंडीकैप, इसको हम बोलते हैं अपंगता। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट मैंने आगे इसी वाले वीडियो में आप लोगों को ये अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल समझाया है कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और क्या इनका रियल मतलब है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, हम लोग मेट्रो में भी सफ़र करते हैं, काफ़ी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चेंज होता जा रहा है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन रही हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस बन रहे हैं, उसमें जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनको क्या बनाया जा रहा है? बाधा मुक्त वातावरण या फिर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अगर आगे इस एनवायरनमेंट में कोई एक हैंडीकैप इंसान आता है तो उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट पे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी लिफ्ट होती है, ठीक है, एस्केलेटर्स हो गए हैं, उसके बाद टैक्टाइल पाथ्स हो गए हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप कैसे रिस्पॉन्सिबल है एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। ठीक है,
तो अब हम फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, ठीक है जी, और राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये दोनों जो एक्ट है इनमें डिसेबिलिटी फील्ड का पूरा सार दिया हुआ है। ठीक है जी, कितने बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चों पे कितनी टीचर्स होने चाहिए, क्या इनका करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप इन दोनों एक्ट्स को पढ़ लेते हो, जो कि मैं आपको अपने ही चैनल पे इसको पढ़ाऊँगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वैसे अगर ये एक्ट अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे ना, तो इतने लंबे लंबे एक्ट हैं ये कि हम जल्दी से उसे कवर नहीं कर सकते हैं, बट मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी जहाँ से कि क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पेशल स्कूल जिसे हम कहते हैं विशेष विद्यालय। फ्रेंड देखिए, जो आजकल हमारे स्कूल्स हैं, तो गवर्नमेंट उनको क्या बनाना चाह रही है, इंक्लूसिव स्कूल्स बनाना चाह रही है, जहाँ पे कि एक डिसेबल बच्चा, ठीक है, एक डिफरेंटली एबल बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे पढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या बनाना चाह रही है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन देना चाह रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन दोनों में क्या ऐसी सामान्यताएं हैं और क्या ऐसी एक चीज़ है जो कि इन दोनों टर्म्स को डिफरेंट बनाती हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, स्पेशल स्कूल से विशेष विद्यालय से आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि स्पेशल स्कूल किसके लिए होते हैं, जो कि एक अगर स्पेशल बच्चा है, डिफरेंटली एबल बच्चा है, वो नॉर्मल सेटिंग्स में, स्कूल के नॉर्मल सेटिंग्स में अगर वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो उनको कहाँ पे रेफ़र किया जाता है, स्पेशल स्कूल्स में रेफ़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कई सारे डिसेबल बच्चे होते हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको सबसे पहले शिक्षा तो उनके लिए बाद में एक चीज़ आती है। सबसे पहले उनको क्या दिया जाता है, सबसे पहले उनको शुरुआत की जाती है सेल्फ केयर वो कैसे कर सकेंगे, सेल्फ ग्रूमिंग कैसे कर सकेंगे, कि भाई ब्रश कैसे करना है। इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए उनको कहाँ भेजा जाता है, कहाँ रेफ़र किया जाता है, स्पेशल स्कूल्स में रेफ़र किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी क्या क्या, स्पेशल स्कूल्स की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो इनको नॉर्मल स्कूल से अलग बनाती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में है आपका डिसेबिलिटी स्पेसिफिक। इसमें आपको अलग से वीडियोस देखनी पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इनकी एजुकेशन के लिए इनको क्या इंपॉर्टेंट होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट में भी मैं सेम बताऊंगी। इसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसको क्या कहते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रवण बाधित। ठीक है, श्रवण बाधिता। विजुअल इम्पेयरमेंट को दृष्टि बाधित या फिर दृष्टि बाधिता। इसके बाद आ जाता है हमारा जी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। तो ये तीनों डिसेबिलिटीज़ हैं क्या, इनमें क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ इनके कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं फ्रेंड, जो कि है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं हम लोग, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि जी इम्पेयरमेंट क्या होता है। इम्पेयरमेंट का सीधा सीधा अर्थ है किसी चीज़ की हानि हो जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, किसी चीज़ की क्षति हो जाना। कहाँ पर, हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन पर, मतलब किसी हिस्से पर, हमारी किसी बॉडी के हिस्से पर हानि हो जाना या फिर क्षति हो जाना, किसी चीज़ की कमी आ जाना। अब इसको डिफ़ाइन कैसे किया है, इट इज़ डिफाइंड एज एबनॉर्मलिटी। अब नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल क्या होता है आप लोगों को पता है ना, ये बॉडी, ये जो हाथ है ये अच्छे से काम कर रहा है तो ये नॉर्मल है। अब पर उस हाथ पे कुछ कट आ गया है या फिर इसका एक्सीडेंट हो गया है या फिर कुछ भी ऐसा कारण रहा है कि अब ये हाथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब कि कोई ना कोई हानि हुई है हाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स इसने एबनॉर्मलिटी किस किस चीज़ में बताई है, स्ट्रक्चर में। हमारा मानसिक, मतलब हमारा मेंटल भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल भी हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, हमारा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है,
हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे हाथ का एक स्ट्रक्चर होता है, हमारी पूरी बॉडी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई भी हानि हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस हानि की वजह से, हानि कहाँ पर होगी? फंक्शन ऑफ द बॉडी। कहाँ पर दिक्कत करेगी? फंक्शन ऑफ द बॉडी। कि भाई हमारी जो बॉडी पहले अच्छे से काम कर पा रही थी, इस हानि की वजह से, इस चोट की वजह से, इस क्षति की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? इम्पेयरमेंट हो जाएगी। उसको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती है? इम्पेयरमेंट कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। फंक्शन ऑफ द बॉडी और एन ऑर्गन, मतलब कि कोई भी एक ऑर्गन, कोई भी शरीर का ऐसा हिस्सा जिसमें कोई भी कमी या फिर क्षति आ जाए किसी भी कारणवश, चोट लगने की वजह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से हमारे शरीर को अगर क्षति पहुंचती है और उसके कारण क्या हुआ कि वो जो पहले नॉर्मल काम कर रही थी, अब वो बॉडी हमारी अब नॉर्मल काम कर रही है, नॉर्मल काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट। समझ गए फ्रेंड्स? अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कि मान के चलिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। एक्सीडेंट में हमारा जो ये हाथ है ये कट जाता है या फिर इस पर कोई गहरी चोट आ जाती है, ठीक है। चोट आ जाना मतलब कि अब ये फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। चोट आ जाना क्या हुआ? हमारा जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था, अब इस पर चोट आने की वजह से, हानि होने की वजह से, क्षति होने की वजह से क्या हो गया? बॉडी लेवल पर कमी आ गई, जिससे कि ये जो पहले नॉर्मल काम कर रहा था अब वो नॉर्मली काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट बोलते हैं, हानि बोलते हैं, क्षति बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद डिसेबिलिटी क्या होती है ये जान लीजिए। अब सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, कोई भी शरीर पे चोट लग जाना, मानसिक रूप से कोई भी कमी आ जाना, शारीरिक रूप से कोई भी कमी आ जाना, और उसके कारण, उस क्षति के कारण आप पहले जो नॉर्मल काम कर रहे थे, आप जो पहले नॉर्मल कार्य कर पा रहे थे, अब वो उसका ना कर पाना, वो होती है इम्पेयरमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि जी डिसेबिलिटी क्या होती है। डिसेबिलिटी नाम देख के ही पता लग रहा होगा, डिसएबिलिटी। एबिलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, और डिस लग गया है तो अक्षमता। अब जी क्या हो रहा है कि पहले इस हाथ में चोट लगी थी, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ, इस हाथ में चोट लगी, इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई, काम नहीं कर पा रहा। अब क्या है, पहले क्या क्षति किस लेवल पे होती है? बॉडी लेवल पे होती है, ठीक है। बॉडी में कोई कमी आ जाना, बॉडी के फंक्शन में कोई भी कमी आ जाना, बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई भी कमी आ जाना। अब डिसेबिलिटी देखिए, एनी रिस्ट्रिक्शन और इनएबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का रिजल्ट आया है जी, इम्पेयरमेंट हुई, इम्पेयरमेंट से क्या हुआ है? रिजल्ट आया है किस चीज़ का? कि जी अब क्या कर रहा है कि वो पहले जो कार्य कर पा रहा था, इनएबिलिटी, कि भाई अब एबल नहीं है किस चीज़ के? परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक्टिविटी। अब देखिए कि पहले हमारी चोट लगी हाथ में, अब मैं इस हाथ से लिखा करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ है? इनएबिलिटी, मैं लिख ही नहीं पा रही, अपने पर्सनल काम नहीं कर पा रही, ठीक है, अपने लायक काम में नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या हुआ? अक्षमता, मुझ में कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ गई है, ठीक है जी। पर्सनल लेवल पे डिसेबिलिटी आ गई है मुझे, मैं इस हाथ से अब इनेबल हूँ काम करने के, परफॉर्म एनी एक्टिविटी। मैं इस हाथ से कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रही हूँ। किसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि मुझ में क्षति आ गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जी अब डिसेबिलिटी हमने समझ लिया, अब हैंडीकैप क्या होता है। फ्रेंड्स, हैंडीकैप का सीधा सीधा मतलब है अपंगता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हैंडीकैप मतलब अपंगता, ठीक है जी। फिजिकली हैंडीकैप आपने काफ़ी जगह नाम सुना होगा, ठीक है। अब इसका रियल मतलब क्या है कि हैंडीकैप इज़ डिफाइंड एज अ सोशल डिसएडवांटेज, ठीक है जी। सोशल मतलब सामाजिक एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम या तो इम्पेयरमेंट या फिर डिसेबिलिटी। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिसेबिलिटी किसका परिणाम है? इम्पेयरमेंट का। और अगर हमारा हैंडीकैप है तो हैंडीकैप हमारा किसका परिणाम है? या तो इम्पेयरमेंट का या तो डिसेबिलिटी का, ठीक है जी। अब हैंडीकैप का आप मतलब समझिए।
इम्पेयरमेंट हुई, हाथ में चोट लगी, अब हाथ ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। डिसेबिलिटी हुई, अब ये काम जो पहले एक नॉर्मल तरीके से काम कर पा रहा था वो अब मेरे लायक ही काम नहीं कर पा रहा है, मैं इसमें लिखने में असमर्थ हूँ, अक्षमता हो गई है मुझे लिखने की, मैं लिख नहीं पा रहा, मैं अपने दिनचर्या के कार्य नहीं कर पा रहा, तो क्या हुआ है, मैं डिसेबल हो गई हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। अब हैंडीकैप क्या होता है? हैंडीकैप एक सोशल, एक सामाजिक डिसएडवांटेज है। आप इस हाथ को लेकर जब समाज के बीच में जाते हैं, समाज के बीच में जाकर खड़े होते हैं, तो आपको एज अ इंडिविजुअल आपको काफ़ी सारे समाज के जो दायरे हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, फुलफ़िल करने पड़ते हैं, ठीक है। बट अब क्या हुआ है कि हमारे पास हाथ नहीं है, तो ऐसे सामाजिक काफ़ी सारे ऐसे समाज के बहुत सारे कार्य हैं जो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैं एक सामाजिक तौर पर हैंडीकैप हो गया हूँ। अब मैं समाज में रहकर वो काम नहीं कर पा रहा कि शायद जब मेरा ये हाथ होता तो मैं वो काम कर पाता। समझ में आया फ्रेंड? ये हैंडीकैप किसकी वजह से हो सकता है? इम्पेयरमेंट की वजह से भी हो सकता है, डिसेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। इंसान को चोट लगी, उसकी इम्पेयरमेंट है, कार्य नहीं कर पा रहा, उसका इंडिविजुअल मैटर है, वो अपने कार्य नहीं कर पा रहा, पर जब वो एक सोसाइटी में जाता है, ठीक है, तो वही हाथ उसके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है, उसको अपंगता, उसको वो स्वतंत्र कार्य नहीं करने देती जो कि अगर वो नॉर्मल होता तो वो कर पाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ आपको कि क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, डिस्टर्बेंस होती है 3 लेवल पे, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्टर्बेंस होती है 3 लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला इम्पेयरमेंट कहाँ पे होगा? ऑर्गन लेवल पर, शरीर के किसी भी हिस्से के लेवल पर इम्पेयरमेंट होगी, क्षति होगी। किसके लेवल पर? डिस्टर्बेंस कौन से लेवल पे होगी? शरीर के किसी भी हिस्से के लेवल पर होगी। कान बहना इम्पेयरमेंट है, क्षति है। हाथ में चोट लगना इम्पेयरमेंट है, क्षति है। ठीक है जी। एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट के कारण हमारे दिमाग में कमी आ जाना इम्पेयरमेंट है, क्षति है। अभी तक हम डिसेबल नहीं हुए हैं, सिर्फ क्षति हुई है हमें। कोई कोई ऐसी क्षति भी होती है, ऐसी इम्पेयरमेंट भी होती है जो कि ठीक हो सकती है टाइम के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इम्पेयरमेंट क्या है? ऑर्गन लेवल पे है, शरीर के लेवल पे इम्पेयरमेंट कहते हैं। कोई भी अगर चोट लग जाए तो वो कौन से लेवल पे होगी? हमारे शरीर के लेवल पर होगी। डिसेबिलिटी कौन से लेवल पे होगी जी? इंडिविजुअल लेवल पे होगी। अब मैं अपने कार्य नहीं कर पा रहा, वो क्षति होने के बाद मैं अपने कार्य नहीं कर पा रहा। ठीक है जी। हाथ मेरा, पहले जो मैं इस हाथ से कार्य करता था, मैं अब उस हाथ से वो कार्य नहीं कर पा रहा। इंडिविजुअल लेवल पर मुझे परेशानी होने लगी है। तो डिसेबिलिटी कौन से लेवल पे होती है? इंडिविजुअल लेवल पर। हैंडीकैप कौन सा डिस्टर्बेंस लेवल होता है? सोसाइटी के लेवल पर। ठीक है जी। डिस्टर्बेंस के 3 लेवल होते हैं। ठीक है जी। शारीरिक तौर पर अगर पूछा जाए तो इम्पेयरमेंट, इंडिविजुअल लेवल पे पूछा जाए, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत लेवल पे अगर पूछा जाए तो उसको बोलते हैं हम डिसेबिलिटी, और अगर सोसाइटी के लेवल पर पूछा जाए तो उसको हम बोलते हैं हैंडीकैप। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जी, इसको एक एक्सीडेंट हुआ है और इसके पैर में अंदर से कमी आ गई है, बाहर से कोई चोट नहीं है, अंदर से एक गुम चोट है। ऐसा लगता है कि हड्डी शायद टूटी है, कोई अंदर का मांस फट गया है शायद, और उससे उसके पैर में दिक्कत आ गई है। अभी तक सिर्फ दिक्कत आई है, कौन से लेवल पर? ऑर्गन लेवल पर। क्या हुआ है? ये क्षति हुई है, इम्पेयरमेंट हुई है, चोट लगी है सिर्फ। ठीक है जी। अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला है, क्या पता ये ठीक हो जाए, क्या पता ये ठीक ना हो पाए। बट अब इसको डॉक्टर ने बोल दिया कि जी हमें तो इसका जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपका ये पैर हटाना पड़ेगा। अब क्या हुआ? जो वो कार्य दोनों पैरों से कर सकता था, अब वो उस कार्य को उसे एक ही पैर से करना पड़ेगा। इस पैर को काट दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी था, वरना ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता था। ठीक है जी। अब क्या हुआ? ये यहाँ पर हो गई है जी इसकी डिसेबिलिटी। किस चीज़ की डिसेबिलिटी हुई है? चलने की डिसेबिलिटी हुई है। अब जो ये पहले दोनों पैरों से चल पा रहा था, अब ये असमर्थ हो गया है दोनों पैरों से चलने के लिए। इंडिविजुअल लेवल पर इसको क्या हुआ है? डिस्टर्बेंस हुई है, दिक्कत आई है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके आगे चलते हैं। अब इस पैर कटने की वजह से इसको क्या हुआ? इसको व्हील चेयर पर आना पड़ा। ठीक है, इसको बैसाखी दे दी गई। अगर इसको बैसाखी दे दी गई और व्हील चेयर दे दी गई
ठीक है, या फिर इसको ये एम्पुटेशन मतलब कि एक आर्टिफिशियल लेग लगा दिया गया, तो अगर ये सोसाइटी में जाएगा, आप खुद सोचिए कि अगर ये सोसाइटी में जाएगा तो इसको कौन से लेवल पर दिक्कत होगी, सामाजिक तौर पर दिक्कत होगी। डिस्टर्बेंस कौन से लेवल पर होगी, सामाजिक तौर पर डिस्टर्बेंस होगी। चाहे वो व्हील चेयर पर बैठा है, चाहे वो उस एम्पुटेशन के साथ, नकली पैर के साथ, चाहे वो फिर भी कंफर्टेबल है, बट उसको दिक्कत कहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, सामाजिक तौर पर उसको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ऐसे ही अब ये हमारे जी एक ब्लाइंड है, अब जी ये एक ब्लाइंड है, ठीक है। इम्पेयरमेंट से लेके शुरू कीजिए। इनकी आईज जो है वो वाटरी हो गई, पानी आने लगा आईज से, आँख आ गई इनकी, बहुत बुरी आँख आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि जी इसका ट्रीटमेंट चलेगा। उन्होंने 1 महीने तक ट्रीटमेंट चलाया। अभी इनको कहाँ पे डिस्टर्बेंस है, इम्पेयरमेंट लेवल पर डिस्टर्बेंस है, ऑर्गन लेवल पर डिस्टर्बेंस है, शरीर के अंग के लेवल पर डिस्टर्बेंस है। ठीक है जी। 1 महीने बाद क्या हुआ, दवाई लेने के बाद भी इनकी इम्पेयरमेंट ठीक नहीं हुई। इनकी इम्पेयरमेंट ठीक नहीं हुई तो क्या हो गया, उसका डिसेबिलिटी में चेंज हो गई, क्योंकि उनकी धीरे धीरे रोशनी आँखों की जो है वो जाने लगी। डिसेबिलिटी हो गई, इनके इंडिविजुअल लेवल पे हुई। ठीक है जी। अब इनको एक काला चश्मा दे दिया गया, इनको ब्रेल सिखाई गई, ठीक है, जो हमारी इम्पोज्ड होती है ना ब्रेल जो होती है, अब इनको एक ब्रेल स्क्रिप्ट सिखाई गई। अब इनको उसी तरीके से समाज में रहने के तौर तरीके सिखाए गए। तो अब इनको डिस्टर्बेंस किस लेवल पर है, सामाजिक लेवल पर है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये वाली जो PDF है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, तो जल्दी से जल्दी जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बच्चा जन्म लेता है, एक शिशु होता है जो कि जन्म लेता है, उसके 10 मिनट पश्चात ही, उसके जन्म लेने के 10 मिनट पश्चात ही नर्स के हाथ से वो बच्चा छूट जाता है और नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो फ्रेंड्स उसको सबसे पहले क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगी, डिसेबिलिटी होगी या फिर हैंडीकैप होगा। अगर आपको ये आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है। टेलीग्राम पे मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक एंड फ्रेंड्स यस डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट। बाय बाय।